आज की कहानी। नीम के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बुढ़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह इसी शहर की लग रही थी। वह किसी अच्छे घर की नजर आ रही थी, पर अब वह फटे कपड़े और एक जैकेट लिए वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 16वां दिन था। मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाता था या कभी कोई राहगीर उसे जो खाना पकड़ा देता था, उसी से उसका गुजारा हो जाता था। राकेश घुमक्कड़े स्वभाव का व्यक्ति था। वह अकेला ही मोटरसाइकिल उठाकर तपती लू में भी जहाँ तहाँ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए घूमता रहता था। राकेश के मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन दिनों राकेश एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अब राकेश के आगे पीछे कोई नहीं था। इस कारण थोड़ा स्वच्छंद प्रकृति का होने के कारण वह प्रकृति दृश्यों का आनंद लेता यहाँ वहाँ घूमता फिरता था। राकेश का एमबीए फाइनल ईयर के दौरान ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो चुका था। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सप्ताह छुट्टी के शनिवार और इतवार को वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में बिता देता था। आज वह उदयगिरी की गुफाएं देखने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। भैरव बाबा के मंदिर पर जाकर वह आसपास के दृश्यों को देखने लगा। तभी उसकी नज़र नीम के पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया पर पड़ी। बुढ़िया के चेहरे में उसे एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद उसका मन हर बूढ़ी स्त्रियों में अपनी दादी को ही खोजता था। वह बड़ी स्नेह से उस बुढ़िया को देख रहा था। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा कुछ खाओगी? लो मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, लो मेरा बिस्किट खा लो। बुढ़िया ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राकेश ने आधे बिस्किट बुढ़िया के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर बिस्किट खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बुढ़िया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा अब तो यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले ज़रूर मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा एक अपना शानदार बंगला था। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे मैं अपने बहू की आँख का कांटा बन गई। एक रोज़ मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मा चलो हम लोग तीर्थ यात्रा पर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। हम लोग ट्रेन से उतरे और मेरा बेटा मुझे इस मंदिर के किनारे बैठाकर यह कहकर चला गया कि अम्मा मैं अभी कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और 2 घंटे में आऊँगा। आज 16 दिन हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, पर ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। तब मुझे लगा कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ भगवान भैरवनाथ के शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते हुए बुढ़िया की आंखें नम हो गईं। राकेश के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ दोनों एक साथ उतर आए और राकेश की आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलक पड़ी। राकेश माता पिता की मृत्यु के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था। उसे माता पिता के बिना घर खाने को दौड़ता था, इसीलिए वह घर में कदम भी नहीं रखता था और घर में ज़्यादा नहीं रहता था और अपना दुख दर्द घूम घूम कर कम करने की कोशिश करता था। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या मेरे साथ आप मेरे घर चलोगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून अपना बेटा जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर। मैं यहीं भगवान भैरवनाथ की शरण में अपना जीवन शेष गुजार लूँगी। राकेश ने कहा, अम्मा मेरे माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए और अब मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपकी स्वकला और बोलने का ढंग मेरी दादी से बहुत मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे एक सहारा मिल जाएगा। घर आने पर कम से कम देखने के लिए एक सूरत तो नज़र आएगी।
आपसे अगर बन सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना। आपको रहने को घर मिल जाएगा और मेरे लिए माँ और दादी की एक छाया। अम्मा ने कहा, बेटा यह तुम्हें 2 मिनट का मोह लग रहा है। 1-2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यही भली हूँ, भगवान भैरवनाथ की शरण में। अम्मा, किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है। मुझे मेरी दादी बहुत प्यारी थी और मेरे पापा मम्मी भी दादी को बहुत प्यार करते थे। आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। मैं आज अब आप में अपनी दादी की छवि देखता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए राकेश बोला। अम्मा का गला अवरुद्ध हो गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ ना बोल सकी। राकेश ने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अम्मा, शाम होने को है, अब घर चलते हैं। अम्मा ने विश्वास से राकेश की तरफ देखा। उन्हें लगा शायद बाबा भैरव बाबा ने ही राकेश के मन में मेरे लिए संवेदना डाल दी है। राकेश ने अम्मा को मोटरसाइकिल पर बिठाया और बिना उदयगिरी की गुफाओं को देखे हुए ही वापस घर चला गया। इस घटना को आज 6 महीने हो चुके हैं। राकेश अब नियमित तौर पर समय से घर आ जाता है। अम्मा जी खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती हैं और सोते समय उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख देती हैं। सुबह राकेश को उठने से पहले ही अम्मा जी भगवान जी की पूजा कर लेती हैं और राकेश का नाश्ता और खाना पीना बनाकर रख देती हैं। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो राकेश को दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। यही उन्हें बाबा भैरव की देन है। अब राकेश की लाइफ ढंग से सेटल हो गई। राकेश रात को काफ़ी देर से सोया था। जब उसके ऑफिस जाने का समय हो गया था तब अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक राकेश ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा कि उसकी माँ आकर उसे दुलार कर जगा रही है। दोबारा ठंडी उंगलियों का स्पर्श जब उसने चेहरे पर महसूस किया तो उसने आंखें खोली। सामने देखा तो बूढ़ी अम्मा पूजा करके आने के बाद अपने गीले हाथों और फूलों की खुशबू से भरे हाथों से उसके माथे और बाल को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ आकर उसे दुलार कर जगा रही हैं। राकेश ने अम्मा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे होठों से चूम कर फिर से उसे माथे पर लगा लिया। उसका हाथ अपने आप अम्मा के पैरों को जा पहुंचा। अम्मा के हाथ अपने आप आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर पहुंच गए। आंखें बंद कर और बुदबुदा कर अम्मा ने भगवान से कुछ प्रार्थना किया। अम्मा बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया है। राकेश बोला, अम्मा मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया है। ऑफिस तो नहीं जाएंगे, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। दोपहर को 10 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होनी है। आप तैयार रहिएगा। बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही धंधा होता है। आज तुमने सही राह चुनी है। समय के साथ साथ यही छोटी फैक्ट्री ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। और विश्वास है, कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा के नए दीपक जल उठे। फैक्ट्री शुरू हुए मात्र 1 साल हुआ था, पर फैक्ट्री की ग्रोथ उसके तैयार माल की अच्छी क्वालिटी के कारण और उससे जुड़े लोगों की मेहनत के कारण बहुत तेजी से हो रही थी। राकेश अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था। राकेश दिनों दिन व्यस्त होता जा रहा था। अम्मा ने उसे एक दिन कहा, बेटा, सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत है। क्यों ना किसी एक अच्छी लड़की से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए। अरे हाँ अम्मा, जीवन की व्यस्तता में और भागम भाग में कभी सोचने का समय ही नहीं मिला। अब इस काम को भी फाइनल कर लिया जाए।
राकेश की निगाहों में तुरंत गीता की तस्वीर उभर आई। गीता उसके मामा की बेटी की सहेली थी, जो पढ़ाई पूरा करने के बाद उसी शहर में शायद कहीं नौकरी कर रही थी। राकेश ने उसकी मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। उसका स्वभाव और शालीनता राकेश को बहुत अच्छा लगता था। अम्मा और राकेश गीता के घर गए और शादी का प्रस्ताव दिया। गीता के पापा ने तुरंत हाँ कर दी और गीता दुल्हन बनकर अगले महीने ही राकेश के घर आ गई। राकेश जितना प्यार अम्मा जी को करता था, गीता अम्मा जी के गुणों से और उनके स्नेह से उनसे भी अधिक प्रभावित थी। अम्मा जी ने इस घर में उसकी माँ का स्थान ले लिया। न जाने कैसे अम्मा जी उसकी हर दिल की बात जान लेती थीं और उसकी हर चाहत उसके कहे बिना पूरी कर देती थीं। समय बीतता गया और राकेश के घर में एक बेटा गीत और एक बेटी सरगम दो फूलों की तरह खुशियां बिखेरने लगे। हमारी अम्मा जी अब दादी बन गई थी और अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी राकेश और गीता नहीं, अभी तो गीत और सरगम हो गए। अम्मा जी का बिस्तर अब गीत और सरगम के कमरे में लग गया था। बच्चों के दोपहर का खाना बिना दादी माँ के हो यह संभव नहीं था। यदि बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को अवश्य अपने साथ ले जाते। गीता राकेश भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर एकदम बेफिक्र हो चुके थे। एक बहुत बड़े उद्योगपति हो चुके थे। उन्हें गीता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था। इस वजह से उसका उद्योग साम्राज्य अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उसके उद्योग के ब्रांच ऑफिस अब देश के लगभग सभी मुख्य नगरों में स्थापित हो चुके थे, जिसमें अनेक कर्मचारी काम करते थे। अम्मा जी का बेटा अमित, जो उन्हें विदिशा के रेलवे स्टेशन पर उतार कर भैरवनाथ जी के मंदिर में छोड़ गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध से ग्रसित था। अपने निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे याद आ रहा था। हर एक पल बिच्छू की तरह तंज देता था। अपने गृह कलेश से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन जीने की चाह में उसने माँ को छोड़ दिया। उसने माँ को तो छोड़ दिया था, पर उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से साझा भी नहीं कर पाता। अब घर में उसकी पत्नी का एक छत्र राज था। घर के खर्चे और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना अब उसकी इच्छा अनुसार होने लगा था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस मनी को निकाल कर अन्यत्र उपयोग करने के कारण धीरे धीरे उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, मंदा पड़ने लगा और घाटे में जाने के कारण अंततः एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। अमित की दुकान बंद करने के बाद की कुछ दिन बड़ी कठिनाई से गुजरे। अब अमित को और उसकी पत्नी को दाल आटे का भाव पता चलने लगा और अब फिजूल खर्ची का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसके किसी दोस्त ने, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगा दी और इस तरह से अमित की गाड़ी फिर से चल निकली। अब अब तक अमित के 2 बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद अमित अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम करता था। बुद्धिमान तो था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया। अमित की कंपनी में स्थापना के सालगिरह का वार्षिक उत्सव था। सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। अमित मेहनती तो था ही, योग्य भी था। उसे भी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना था। यह पुरस्कार उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। वह पहली बार था जब मथुरा के एम्प्लॉयज़ अपने मालिक, अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे।
आज उसकी फैक्ट्री में और उसकी कंपनी में विशेष दिन था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी माँ और बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है हमारी अम्मा के आशीर्वाद से, अम्मा जी की प्रेरणा से है। मैं पुरस्कार वितरित करने का सही अधिकारी नहीं हूँ। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वह आएं और अपने हाथों से हमारे सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित करें। अम्मा जी स्टेज पर आईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह अपनी आंखें पोंछते हुए स्टेज पर आ गईं। अनाउंसर ने प्रतिभागियों के नाम बोलते गए और अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरस्कार देती गईं। तभी अनाउंसर ने एक और नाम पुकारा, अमित प्रजापति। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर न जाने कितने भाव आ गए। सामने आने वाला व्यक्ति कुछ पहचाना सा लग रहा था, परिचित सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा, सचमुच में उनका ही बेटा था, अमित प्रजापति, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर विदिशा के भैरव मंदिर में बड़ी ही बेदर्दी से छोड़कर गया था। एक बार फिर उसे अपनी माँ का ख्याल भी नहीं आया था। शायद तड़प तड़प कर मर गई होती मैं, यदि मेरा बेटा राकेश मुझे न ले जाता। अम्मा जी की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेज घूम रही थी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने हाथ को संभाला। अम्मा जी ने अपरिचित की तरह अमित को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अमित ने ध्यान से देखा, पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके होश उड़ गए, पसीने छूट गए। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन उसकी माँ है। अमित ने हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ, चलो घर चलना है। कैसी माँ? कैसा घर? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका जिस दिन मुझे बेतवा नदी के किनारे छोड़ कर आया था। आज के बाद ना मैं तुम्हारी माँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गईं। अमित माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसकी तरफ अम्मा ने देखा तक नहीं और कुछ समय पश्चात मुंह मोड़कर वापस राकेश के साथ चली गईं। अमित प्रजापति अपनी माँ का लाडला था, लेकिन अपनी पत्नी के मुँह में आकर, अपनी पत्नी के माया जाल में पड़कर उसने अपने माँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसकी माँ उसकी आंखों में खटकने लगी। अपनी पत्नी के झूठे प्रेम में पड़कर उसने अपनी माँ का अपमान किया। उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। उस दिन उसने अपनी माँ को ज़ोर से एक थप्पड़ मारा था, जो कि उसकी माँ कभी नहीं भूल सकती। यह बात आज तक अमित को कचोट रही थी कि उसने अपनी माँ पर हाथ क्यों उठाया। उसने तीर्थ यात्रा जाने के बहाने अपनी माँ को स्टेशन के पास बाबा भैरवनाथ के मंदिर में छोड़कर चला आया। माँ को इस तरह असहाय छोड़कर आने के बाद अमित एकदम बेसहारा हो गया और उसका मन उसे हर पल इस अपराध के लिए कचोटता रहता। आज वही जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसी फैक्ट्री की मालकिन उसकी माँ थी। आज उसी माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो वह बहुत ही चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और अपने पाप कर्मों के कारण उसके दिल में बड़ा घाव हो गया। उसे हर पल अपनी माँ की याद आती। अपनी करतूत उसे हमेशा झकझोरती रहती और नासूर बनकर उसे चोट पहुंचाती। वह अपनी दुख को न तो अपनी पत्नी से साझा कर सकता था और न ही दोस्तों से। वह इतवार का दिन था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी। अमित अपनी पत्नी के साथ स्कूटर से राधा गोपाल जी के पहाड़ी स्थित मंदिर पर दर्शन के लिए गया।
जैसे ही वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा, तो उसे ऐसे लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए पाप के लिए हंस रहे हैं। घबराकर उसने आंखें खोल दी और पूजा पाठ करके मंदिर से घर की ओर स्कूटर लेकर लौट रहा था। अमित की मानसिक स्थिति अपराध बोध से और अपने खुद के द्वारा किए गए अपनी माँ को असहाय छोड़ने के कुकर्म से इतनी व्यतीत हो गई कि उसे सामने से आता हुआ बस दिखाई नहीं दिया। तेज धमाके के साथ स्कूटर टकराया और जया और अमित बस में उलझे हुए स्कूटर के साथ घसीटते हुए चले गए। अंत में बस का पहिया अमित के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया और उसके सिर का कचूमर निकल गया तथा अमित के पत्नी का एक हाथ और एक पैर पहिए के नीचे दबकर हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। जब होश आया तो जया दहाड़े मारकर रोने लगी। घर पर दोनों बच्चों की देख रेख के लिए अब कोई नहीं था। जया के मायके से उसका भाई जितेंद्र आया। उसका भाई अपनी बहन के पास रहकर और बहाना बनाकर घर वापस लौट गया। अमित के दोस्त भूषण ने, जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था, सारे घटनाक्रम की जानकारी मैनेजर को दी। मैनेजर ने फ़ोन से पूरी जानकारी अपने मालिक यानी डायरेक्टर राकेश को दी। जब राकेश फ़ोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो अम्मा जी वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। अमित प्रजापति का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने राकेश से पूछा कि क्या हुआ बेटा। तो राकेश ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉई जिसका नाम अमित प्रजापति था, आज उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर अम्मा जी रोने लगी। अम्मा जी को रोता हुआ देखकर राकेश ने अम्मा जी से उसका कारण पूछा तो अम्मा जी ने सभी बातें बताईं। वह तो उसका बेटा है। यह सुनकर राकेश ने कहा, अम्मा जी, जिसकी जैसी करनी उसके सामने उसने जैसा किया था वैसा फल उसे भोगने को मिला। लेकिन अम्मा जी का दिल कचोट रहा था उसके बच्चों के लिए। वे बच्चे तो अनाथ हो गए थे, उसकी पत्नी के हाथ पैर कट चुके थे। इसीलिए अम्मा ने कहा, मैं थोड़ा सा अपने बहू से मिलकर आती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगी। अम्मा जी के रोते हुए चेहरे को देखकर राकेश ने हामी भर दी और उसने ढेर सारे पैसे देकर अम्मा जी को विदा किया। अम्मा जी अपनी बहू के पास गई। उनकी बहू हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अम्मा जी ने अपनी बहू का खूब सेवा किया, उसके बच्चों को संभाला, फिर से दुकान को खड़ा किया। जो पैसे राकेश ने दिए थे उन पैसों से दुकान को फिर खड़ा किया गया और दुकान चल पड़ी। इस तरह राकेश ने भी अम्मा जी की खूब मदद की। अम्मा जी की कड़ी मेहनत और राकेश के पैसे के बलबूते अमित का कारोबार चमक गया। अम्मा जी ने फिर से पूरी गृहस्थी व्यवस्थित कर दिया और जब उनकी बहू हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आती है तो उसने अपने अम्मा जी से माफ़ी मांगी। अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा, अम्मा जी, जिसको मैंने घर से निकाला वही मेरे लिए आज लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने आपका निरादर किया, आपके बेटे से ही आपको मरवाया, आपको पिटवाया और आपको छोड़ने के लिए विवश कर दिया। उसी की सज़ा आज मुझे मिली। मेरा पति मर गया और मैं हाथ पांव से लूली लंगड़ी हो गई। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अम्मा ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया और अपने नाती पोतों को खूब दुलार किया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अम्मा जी ने कहा, बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। अब तुम 3 पहिए पर बैठकर अपनी गृहस्थी को संभाल सकती हो। तुम्हारा दुकान भी अच्छे से चल पड़ा है। अब मेरा काम ख़त्म हुआ। अब मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे राकेश के पास जाना चाहिए। यह कहकर अम्मा अपना सूटकेस तैयार करने लगी।
लेकिन उनकी बहू जया ने उन्हें जाने से रोकना चाहा। अम्मा जी ने कहा, बेटा, मेरा बेटा मेरे लिए जान देता है, वही मेरा बेटा है। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। कितना भी कहने के मनाने के बाद अम्मा जी नहीं रुकीं और अपना उद्देश्य पूर्ण करके वहाँ से निकल पड़ी और अपने मुंह बोले बेटे राकेश के घर चली जाती हैं। राकेश अपनी माँ को पाकर बहुत खुश था। राकेश अम्मा जी और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। राकेश के बच्चे अपनी दादी को खूब प्यार कर रहे थे। उनका जीवन खुशियों से भर गया था। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली बार फिर आऊँगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना हमें बहुत पसंद है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।